प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है भारतीय संविधान में दिए गए 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य है संयुक्त संस्कृति एवं सद्भावना। संयुक्त संस्कृति और सद्भाव का मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले हम संयुक्त संस्कृति के बारे में जानेंगे। संयुक्त संस्कृति क्या है? संयुक्त संस्कृति से पहले हमें संस्कृति के बारे में जानना होगा कि संस्कृति किसे कहती है। संस्कृति किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग के विचार, मान्यताएं, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, प्रथाएं इत्यादि से लिया जाता है। खान पान, रहन सहन भी आ जाता है इसमें। तो संयुक्त संस्कृति का क्या अर्थ है? संयुक्त संस्कृति का अर्थ है कि विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं, विश्वासों, मान्यताओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों में सामंजस्य एवं सहअस्तित्व की भावना। यानी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उनका आपस में कैसे मिलन हो, उनमें जो एकजुटता हो कैसे स्थापित हो, उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित हो, सहअस्तित्व की भावना कैसे हो। बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर के एक सामान्य संस्कृति, एक संयुक्त संस्कृति, एक मिश्रित संस्कृति बनाई जा सकती है और उसी को जो है मिश्रित संस्कृति कहा गया। यानी कई संस्कृतियों का मेल, कई संस्कृतियों का समागम। एक प्रकार से मिश्रित संस्कृति विविधता में एकता का भाव पैदा करती है और यही जो है संयुक्त संस्कृति कहलाता है। दूसरा इसमें कर्तव्य दिया गया है सद्भावना का, हार्मनी का। सद्भावना, अच्छी भावना, सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण। देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों, विचारधाराओं के लोगों का शांति और प्रेम के साथ रहना, एकता का भाव बनाए रखना एक प्रकार से सद्भाव कहलाता है। और भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी धर्मों, जातियों के प्रति लचीलापन होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का सद्भाव का मौलिक कर्तव्य है कि दूसरों के प्रति सकारात्मक विचार के, दूसरों के प्रति उच्च विचार के, दूसरे को प्रति जो है उदारता का भाव रखे। इसी को सद्भाव कहा गया है। संयुक्त संस्कृति भारतीय नागरिकों का तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है। यानी इसमें संयुक्त शानदार संस्कृति को बनाए रखने का प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। संयुक्त शानदार संस्कृति क्या है कि लंबे समय से ब्रिटिश सरकार को बाहर से उखाड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए देश के सभी लोगों ने, चाहे वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष, लिंग विशेष या विशेष प्रकार की संस्कृति का व्यक्ति हो, सब ने मिलजुल करके अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र, अपने लिंग, अपने वर्ण, अपनी नस्ल से ऊपर उठ करके मिलजुल करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने, ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद करवाने के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को बनाए रखना है। उस संस्कृति को, उस विचार को, उस दृष्टिकोण को, उस एकता को, उस तालमेल को, उस समन्वयता को, उस सामंजस्यता को, सहयोग को हमेशा आने वाले समय में भी इसी तरह से बनाए रखना है। इसी को संयुक्त शानदार संस्कृति कहा गया है और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। संयुक्त संस्कृति यानी मिश्रित संस्कृति कह सकते हैं इसको। इसकी विशेषता है कि सांस्कृतिक सामंजस्य होना चाहिए। विभिन्न समुदायों के अलग अलग विचार, अलग अलग खान पान, रहन सहन, कला, भाषा, संगीत इत्यादि में विविधताएं हैं। जैसे दक्षिण भारत का व्यंजन जो है इडली डोसा है, उत्तर भारत का जो है दाल रोटी है, इसी तरह से उत्तर पूर्वी भारत का, पश्चिम भारत का,
या फिर रहन सहन का अगर देखें तो उत्तर भारत का जो रहन सहन है वो दक्षिण भारत से या उत्तर पूर्वी भारत से नहीं मिलता। काफ़ी विविधताएं हैं। भाषा को लेकर के उत्तर भारत हिंदी बोल है, जबकि दक्षिण भारत अंग्रेजी भाषा या दक्षिण जो भाषा है उनको अधिमानता देता है। पहनावे में देखें तो पहनावे में भी जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर पूर्व हो, दक्षिण हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, भाषा को लेकर के बहुत सारी विविधता, पहनावे को लेकर बहुत सारी जो है विविधताएं हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है। एक क्षेत्र विशेष में एक बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या दूसरे भारत के बड़े शहर हैं। वहाँ मिश्रित संस्कृतियों के लोग रहते हैं। वहाँ पंजाब से भी लोग रहते हैं, कश्मीर से भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, आसाम से भी रहते हैं, महाराष्ट्र से भी रहते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ लोगों का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, कला अलग है, भाषा अलग है, संगीत अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मिलजुल करके रहते हैं। एक दूसरे की जो संस्कृतियाँ हैं, एक दूसरे के आचार विचार है, पहनावे है, खान पान है, उनको अगर हम ग्रहण करते हैं तो इसी को सांस्कृतिक सामंजस्य कहा गया और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है इसको बनाए रखें। सह-अस्तित्व की भावना, ये भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है और संयुक्त संस्कृति की विशेषता है कि भारत के सभी लोग मिलजुल करके ही विकास कर सकते हैं। एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे की आवश्यकता में मदद करके, एक दूसरे के मान सम्मान को समझ करके ही समाज आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, देश के नागरिक आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सह अस्तित्व की भावना का होना बहुत जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय साथ मिलकर चलेंगे तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें अनुकूलन प्रकृति, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को दूसरे नागरिकों की विशिष्ट पहचान का मान सम्मान करना चाहिए और एकीकृत करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। जैसे उत्तर क्षेत्र के लोग उत्तर पूर्व में जाते हैं तो वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ की सारी के लोगों की बनावट वो एक विशेष प्रकार की है। इसी तरह से उत्तर पूर्व के लोग जब दिल्ली या उत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ के लोगों का अलग प्रकार का कल्चर है। तो दोनों एक दूसरे को अडोप्टेशन, दोनों एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको अनुकूलन करने की अक्षमता जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक में होनी चाहिए। विविधता में एकता के दर्शन, ये भी मिश्रित संस्कृति की पहचान है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप कह सकते हैं भारत को। विश्व के विभिन्न धर्म यहाँ पर है, विभिन्न जातियाँ यहाँ पर है, विभिन्न भाषाएं यहाँ पर है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो विविधता में एकता के दर्शन करने की प्रवृत्ति प्रत्येक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए और विविधताओं को आत्मसात करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, कला, जो भी उनके संस्कार है उसके प्रति नकारात्मक भाव न रखें, उसके प्रति सकारात्मक भाव रखें। इसी को संयुक्त संस्कृति कहा गया है। संवैधानिक भाषाओं को मान्यताएं, यानी देश में संयुक्त संस्कृति को बनाए रखने के लिए हिंदी को यदि मान्य दिया गया। हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कुल 22 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता का दर्जा दिया गया। भारत में 22 जो भाषाएं हैं, दूसरी जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, बांग्ला, इन सभी भाषाओं को मान्यता दे करके लोगों में भाषाई आधार पर तालमेल, सामंजस्य, सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने की कोशिश की है ताकि जो सीमित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, पंजाबी मेजर पंजाब में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। देश के ऐसे अल्पसंख्यक जो भाषाई क्षेत्र है उनको किसी प्रकार से जो है अलगाव या किसी प्रकार का जो भय है देश का, जो दूसरी भाषाओं के प्रति, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, के प्रति जो है नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न ना हो, इसलिए ये जो भाषाएं हैं इन सभी को संवैधानिक मान्यता दी गई है।
और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभाषा चाहे कुछ भी हो, उसमें हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इसके साथ साथ दूसरी भाषा का मान सम्मान करे, दूसरी जो भाषाई लोग हैं, नागरिक हैं, उनका भी मान सम्मान करे। धार्मिक स्वतंत्रता यानी मिश्रित संस्कृति को बनाए रखने के लिए संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक 4 अनुच्छेद दिए गए कि भारत में सभी नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, पूजा पत्ती बदलाव कर सकता है, धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है, धार्मिक संस्थानों का संरक्षण कर सकता है। धर्म के नाम पर किसी भी भारतीय नागरिक को चंदा देने के लिए, दान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जितनी भी धार्मिक सरकारी और सह सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। वो इसीलिए कि भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ताकि धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेद ना हो, नकारात्मक भाव न हो और किसी प्रकार की सांप्रदायिकता ना हो। सौहार्द बनाए रखने के लिए, मिश्रित संस्कृति को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को विशेष प्रकार से संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता दी गई है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देश में हजारों सालों से पिछड़े, दलित, वनवासी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। और जब संविधान का निर्माण किया गया तो समाज के इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए और सर्व समाज का भाव उत्पन्न करने के लिए, समस्त समाज का भाव उत्पन्न करने के लिए समाज के इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया गया। और इसीलिए इनको जो है राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे नेशनल लेवल पर एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सारी जो आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था है, ये सामाजिक समरसता के लिए की गई कि समाज में सभी नागरिकों का एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। इसलिए समाज के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रकार का संवैधानिक प्रावधान किया गया, ताकि भारत की संयुक्त संस्कृति बनी रहे। कलात्मक विविधता भी है। देश में हर जगह जो है अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे है, मठ है, मंदिर है। ये देश के हर भाग में, हर जगह, हर राज्य में मिलेंगे और हर राज्य में अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के, पंथों के लोग रहते हैं और एक दूसरे के धार्मिक समागम हो या दूसरी चीज़ें हो, उसमें जो है पार्टिसिपेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो एक प्रकार की कलात्मक विविधता है और ये भारत का प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि कलात्मक जो विविधता है उसको बनाए रखे और प्रत्येक भारतीय नागरिक जो है इसके प्रति पूरी तरह से जो है सकारात्मक भाव रखे। सद्भाव के लक्षण क्या है? हार्मनी कैसे बनाए रखी जा सकती है? हार्मनी का मतलब ये है कि किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण न हो। जाति को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, क्षेत्र को लेकर, नस्ल को लेकर, लिंग को लेकर अलग अलग पहचान हो सकती है, लेकिन हमारी एक जो संयुक्त पहचान है, एक मिश्रित जो पहचान है मानव की या भारतीय नागरिक की, क्योंकि भारत में सभी लोगों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है और वो है भारतीयता की नागरिकता। आम बोलचाल में हम बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी संबोधित करते हैं। वास्तव में ये अक्षत्रिय बोली के रूप है। नागरिकता सभी को एक ही प्रकार की प्रदान की गई है, वो है भारतीय नागरिकता। और इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो दूसरे नागरिकों को भी अपने समकक्ष समझे। सद्भाव का लक्षण है संगठित राष्ट्र की पहचान, यानी जिस देश के लोगों में धार्मिक, जातीय, भाषाई व सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद राष्ट्र के नागरिकों में प्रेम है, राष्ट्र के नागरिकों में सहयोग है, परोपकारिता की भावना है, सकारात्मक दृष्टिकोण है और मिलजुल करके सभी शांति के साथ रहते हैं,
तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहती है। यह सद्भाव का एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकीकरण की पहचान। यानी जिस देश के लोगों के विचार सकारात्मक है, लोगों में परस्पर एकजुटता है, लोगों में बंधुत्व की भावना है, सहयोग की भावना है, लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे को न्याय प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय अखंडता मजबूत बनती है। राष्ट्र को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। आंतरिक सुरक्षा की पहचान, यानी एक प्रकार से सद्भाव से आंतरिक सुरक्षा की जो मजबूती है वो बनी रहती है। देश में विविधताओं के बावजूद नागरिकों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सहअस्तित्व की भावना है, तो देश के अंदर धार्मिक, जातीय व भाषाई संघर्ष देखने को नहीं मिलता। यानी जिस देश के लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, संस्कृति के नाम पर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, या संकीर्ण जो विचार उनसे ऊपर उठ करके राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आम नागरिकों की रक्षा व कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वहाँ आंतरिक सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होती। और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसको बनाए रखे। समग्र आर्थिक विकास, यानी जिस देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप है, त्याग की भावना है, बंधुत्व की भावना है, सहयोग का दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, दूसरों के प्रति न्याय प्रकट करने का जज्बा है, आत्मविश्वास है, ऐसे देश में सभी लोगों का समान रूप से विकास होता है। देश के अमीर और गरीब, देश के पिछड़े और विकसित क्षेत्रों में न्यूनतम आर्थिक अंतर हमें देखने को मिलेगा। और ये जो है एक सद्भाव की पहचान है, सद्भाव का एक लक्षण है। इसलिए भारत में जो है 19 से 25 नवंबर तक हर वर्ष दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसमें विभिन्न समुदायों के बच्चों को शामिल करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, चित्रकला का आयोजन किया जाता है और बहुत सारी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। धार्मिक या सांप्रदायिक घटना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, उनको विशेष रूप से इसमें सम्मानित किया जाता है। तो एक प्रकार से देश के सभी संप्रदायों, पंथों, विचारधाराओं वाले लोगों का जो है समागम करके, सम्मेलन करके राष्ट्र में सद्भावना का जो संदेश है वो देश के सभी लोगों को प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि संयुक्त संस्कृति क्या है, मिश्रित संस्कृति क्या है, मिश्रित संस्कृति के लक्षण क्या है, पहचान क्या है, भारतीय नागरिकों का मिश्रित संस्कृति के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, सद्भावना से क्या अभिप्राय है, सद्भावना के क्या लक्षण हैं, और प्रत्येक भारतीय नागरिक कैसे राष्ट्र को, समाज को, देश को और देश के लोगों का विकास करने के लिए, कल्याण करने के लिए कैसे सद्भावना का जो मौलिक कर्तव्य है वो अपना सकता है। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है मिश्रित संस्कृति और सद्भावना को बनाए रखना, इससे संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।